और देखिए वोल्गोग्राद में रूस रक्षा प्लांट पर प्रहार हुआ है। इस्कंदर और यार्स मिसाइल निर्माण यूनिट तबाह हुआ है। टोपोल एम के लॉन्चर बनाने वाली फैक्ट्री ध्वस्त हुई है। और देखिए रूस के मिसाइल हब पर अग्नि वर्षा। वोल्गोग्राद में टाइटन बैरिकाडी सैन्य फैक्ट्री पर हमला। इस्कंदर यार्स टोपोल एम के लॉन्चर बनाने वाली यूनिट तबाह हुई है। यूक्रेनी सीमा से 550 किलोमीटर दूर घुसकर दागी मिसाइलें स्कूल बस के आकार की विशालकाय फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलें दागी गई। 5 हैवीवेट मिसाइलों में से 3 सीधे टारगेट पर लगी। मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम बनाने वाले प्लांट में तबाही हुई है। तो आप देखिए कि कैसे एक एक करके ये हमले किए जा रहे हैं। तिवारी सर, अब रास्ता क्या है रूस के पास? मतलब पुतिन इस जंग को तुरंत खत्म कर सकते हैं क्या? यह भी कहना मुश्किल है। क्या पुतिन कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? यह भी कहना मुश्किल है। जहां पर कब्जा किया है उस पर एक पीसफुल कंट्रोल रख सकते हैं क्या? यह भी कहना मुश्किल है। रास्ता बचा क्या है पुतिन के पास? देखिए, पुतिन का इनिशियल टारगेट था डोनबास, दैट इज डोनेस्क और लुहांस्क में कब्जा करना। लुहांस्क का 90% आ गया, लेकिन डोनेस्क का ये 75% से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये फोर्टिफिकेशन बहुत मजबूत करेगी यूक्रेन ने, प्लस उनकी टेरिटरी है और गोरिल्ला वॉरफेयर यूज करते हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो नाउ एक टैक्टिकल चेंज लाना पड़ेगा यूक्रेन के अपने पॉलिसी में, क्योंकि जो इलाका है उसी को सुदृढ़ करो। क्रीमिया लूज करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत ही घातक होगा। तो ये आगे बढ़ने की बजाय, जैसे बहुत जिस तरीके से ग्रोथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल में, ये 2 या 3 विलेज या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर मंथ के आगे से बढ़ पा रहे हैं, बहुत स्लो हो गया है। तो ये टैक्टिकल चेंज इनके कमांडर्स अवश्य बताएंगे, पुतिन लेके आएंगे, बिकॉज जो एरिया जीत चुके हैं उसको कब्जा करके रिटेन करना। सर लेकिन ये पड़ोसी देश का मामला, सीमाएं लगती है। कल्चरली अगर देखा जाए तो उसमें भी एक सिमिलैरिटी है। ऐसे में बहुत लंबी लड़ाई और इसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन वाले एरियाज को आप कितने लंबे तक पीसफुल रख सकते हैं? न जाने कितने ऐसे देश हैं पड़ोसियों से कॉन्फ्लिक्ट में 50 साल बीत गए। देखिए, उनका जो कल्चरल जो कॉमन था वो डोनबास एरिया का था। वहाँ पर रशियन बेस्ड, रशियन लैंग्वेज स्पोकन है, उनका शोषण किया जाता था। तो ये उनका उद्देश्य था, कब्जा करके रख लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की और जो उन्होंने टैक्टिक्स अपनाया, देखिए एक चीज़ देखना चाहूँगा कि रशिया जो है सिविलियन टारगेट पर बहुत कम, एटलीस्ट उसमें एथिक्स और मॉरल वैल्यूज अमेरिका की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अगर ये टैक्टिक चेंज करके खाली कीव को अगर डिस्ट्रॉय कर दे तो यूक्रेन बैकफुट पर आ जाएगा। अब जहाँ तक ये ड्रोन बनाने की फैक्ट्रीज हैं, ये कोई प्रोमिनेंट फैक्ट्रीज नहीं है, छोटी छोटी जगह बन रही है। तो रशिया को इन सबको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि रशिया को जो भी एंटी ड्रोन मैकेनिज्म ये डेवलप करना था, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा एरिया है, उसमें उसको ह्यूमन इंट चाहिए, सारी इंट चाहिए ताकि कब्जा कर सके। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा ऑफ सिंदूर में, बिकॉज वो कम समय के लिए था, तो हमने जो स्नाइपर्स रख दिए थे, पुराने मिजाइल्स रख दिए थे, उनके हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन हमने पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय कर दिया और हमने अपने आप को बचाया जा सका। लेकिन इतना लंबा हो गया, 4 साल हो गए हैं। बिल्कुल एंटी ड्रोन में इसको उम्मीद तैयारी तो थी, लेकिन ड्रोन का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है यूक्रेन को थोड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक छोटा सवाल फिर आगे बढ़ूंगा। इतना लंबा युद्ध करना, ये यूक्रेन की जीत है या हार है? रूस की जीत है या हार? इसे कैसे देखा जाए? इतना लंबा वॉर को स्ट्रेच करना और आज भी रूस को प्रभावित करना। देखिए, ये दोनों देशों की हार है, मानवता की हार है। इसमें खाली एक नाटो जो अमेरिका अपने आप को वापस ले चुका है, उन देशों की गलती है। ठीक है। और देखिए अगली खबर का रुख करेंगे। रूस ने यूक्रेनी ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया है। गेरॉन ड्रोन से ट्रेनिंग कैंप पर हमला हुआ है। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का ट्रेनिंग कैंप, देखिए तस्वीरें जारी की गई हैं। गेरॉन ड्रोन से इस ट्रेनिंग कैंप को टारगेट किया गया। तो किस तरीके से इस ट्रेनिंग कैंप को अटैक किया गया, ध्वस्त किया गया, ये देखिए। गेरॉन ड्रोन से निशाना बनाया गया इस ट्रेनिंग कैंप को और इस हमले में ये ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गया।